हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टाफिंग चैप्टर नंबर 6 है क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का, और चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। आज हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग का मीनिंग, स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस कि क्या एक्चुअली है स्टाफिंग। अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग 3 अलग अलग वीडियो के अंदर हम लोग ये तीनों पोर्शन फिनिश करेंगे। आज का जो पूरा पोर्शन होगा वो रिक्रूटमेंट का होगा। थोड़ा बड़ा टॉपिक है रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे ट्रेनिंग। तो इसके साथ हम पूरी स्टाफिंग चैप्टर को फिनिश करेंगे। आप ध्यान रखना, टाइम हमारे पास है अभी, बस जो मैं बता रहा हूं आपको वही तैयारी करनी, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस काम करना है। सोचना कम, काम ज्यादा, ठीक है। चलो आज हम शुरू करते हैं स्टाफिंग चैप्टर के अंदर रिक्रूटमेंट पोर्शन। देखो, अगर मैं बात करूं स्टाफिंग के एलिमेंट की या स्टाफिंग के कंपोनेंट की, तो आप ये कह सकते हो रिक्रूटमेंट यानी कि एम्प्लॉयज को भर्ती करना, उनको इनविटेशन देना। सिलेक्शन, किसी एक एम्प्लॉयज को जो बेस्ट कैंडिडेट है या जितने एम्प्लॉयज आपको चाहिए उनको सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करने के बाद उनको ट्रेनिंग देना ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके। अगर हम इन तीनों को जोड़ दे तो इन तीनों को मिलाकर जो आता है क्लास, वो आता है स्टाफिंग। ध्यान रखना, स्टाफिंग इज द सम ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट होता क्या है? रिक्रूटमेंट का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी था, सेम वही चीज लिखा है यहां पे। रिक्रूटमेंट मींस इंड्यूसिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 जॉब खाली है, 10 सीट जो है वो खाली है। अब ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उस 10 सीट के लिए हजारों लाखों लोग जो है वो जमा कर दें अपना एप्लीकेशन, यानी बायोडाटा, रिज्यूमे, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना जमा करें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। यानी कि लोगों को इंड्यूस करो। इंड्यूस का मतलब समझ रहे हो, एक तरीके से उनको मतलब ये कर दो कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करें। मुझे भी चाहिए जॉब, मुझे भी चाहिए। इससे होगा क्या, जब ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे तो हमारे पास एक वाइडर चॉइस होगा। हम इस 5,000 में से टॉप 10 कैंडिडेट्स को लेंगे, जो टॉप बेस्ट 10 कैंडिडेट्स होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके पास अच्छा एम्प्लॉय काम करे ताकि वो उसको पैसा भी अच्छा दें और वो उसके लिए काम भी अच्छा कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी बेहतर कर सके, ताकि बाद में ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। इसके अंदर 2 सोर्सेस हैं, आप एम्प्लॉयज को कहां से भर्ती कर सकते हो। 2 सोर्सेस है। पहला, कंपनी के अंदर से ही, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को आप हायर कर लो। टॉप पोजीशन के लिए किसी नीचे वाले को हायर कर लो, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से हायर कर लो, किसी को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जब आप एम्प्लॉयज को हायर करते हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल। कंपनी के अंदर से है ना, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और अगर आप एम्प्लॉय आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से लेते हो एम्प्लॉयज को, तो बोलते हैं उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो कितने सोर्सेस हैं? 2। एक कंपनी के अंदर से इंटरनल, कंपनी के बाहर से नया टैलेंट लोगे तो वो होता है एक्सटर्नल। अब दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है? सबका अपना अपना मेरिट है, सबका अपना अपना डीमेरिट है और वेज भी है। तो मैं आपको सब यही याद कराने वाला हूं। बस अच्छे से एकदम एकांत में बैठ के मेरी वीडियोस को पूरा देखना एंड तक, और जो इंफॉर्मेशन काम की लगे कॉपी में उसको नोट करते रहना। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर जो वैकेंट जॉब पोजीशन है आर फुलफिल बाय द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। यानी कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जो खाली जॉब पोजीशन है उसको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ही भरा जाता है। किसी भी आउटसाइडर को कोई परमिशन नहीं दिया जाता जॉब को फुलफिल करने के लिए। तो सर, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से हम कैसे हम लोग एम्प्लॉय ले सकते हैं? टीपी, ध्यान रखना, टीपी, टी से ट्रांसफर, पी से प्रमोशन। 2 ही तरीके हैं कंपनी के अंदर से एम्प्लॉय हायर करने का। पहला होता है ट्रांसफर कर देना, दूसरा होता है प्रमोशन कर देना। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? आज आप इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ए डिपार्टमेंट के अंदर, आप शिफ्ट हो गए बी डिपार्टमेंट के अंदर। ट्रांसफर, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, पुलिस वाले का ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि आज जो जॉब पोजीशन उसकी है, आज जो पावर है, वही जॉब पोजीशन, वही पावर के साथ वो किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और जगह, किसी और लोकेशन पे वो चला जाएगा। इसका मतलब ट्रांसफर है। पर ध्यान रखना, ट्रांसफर में उसकी पावर नहीं बढ़ती, ना ही घटती है, ना ही ट्रांसफर में उसकी सैलरी बढ़ती है, ना पैसा उसको पे ज्यादा मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसफर में सिर्फ आज भी वो क्लर्क था, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी वो क्लर्क है, इसका मतलब ट्रांसफर है। ट्रांसफर क्लर्क फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट टू अकाउंट डिपार्टमेंट। तो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर भी क्लर्क था वो, और अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर भी क्लर्क ही है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर। आपकी सैलरी वगैरह कुछ नहीं बढ़ती, सब सेम रहता है। बट प्रमोशन क्या है? इट मींस शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम
वन जॉब पोजीशन टू अनदर एट हायर लेवल। जब आप एक जॉब पोजीशन से किसी दूसरे जॉब पोजीशन पे हायर लेवल पे चले जाते हो, आपकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, आपको पैसा ज्यादा मिलता है, तो उसको बोलते हैं प्रमोशन। नाम से अच्छा लगता है ना, प्रमोट कर दिया, प्रमोशन कर दिया, यानी कि आपका लेवल अप हो गया। ठीक है, जैसे आप पहले क्लर्क थे और क्लर्क से आप चले गए अकाउंटेंट की पोस्ट पे। ठीक है, अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे चले गए आप, तो उसको, इसका मतलब आपका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। तो यानी कि कंपनी के अंदर सबसे पहले रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल, इंड्यूस करो पीपल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब के लिए अप्लाई कर सके, ताकि आपके पास एक बहुत वाइडर चॉइस हो, उसमें से सबसे बेस्ट को आप ले सको। अगर 10 के लिए 10 लोग ही आएंगे, सोचो कैसे काम चलेगा। तो 10 के लिए आप 500-600 लोग अगर आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो होता है आपका, वो होता है रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट दो टाइप का होता है, इंटरनल से भी ले सकते हैं, एक्सटर्नल से भी। कंपनी के अंदर से एम्प्लॉयज को ले रहे हो तो इंटरनल, कंपनी के बाहर से एम्प्लॉयज को ले रहे हो तो एक्सटर्नल। अब इंटरनल का अपना फायदा है, अपना घाटा है, एक्सटर्नल का अपना फायदा है, अपना घाटा है। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल से कौन कौन से दो तरीके हैं, टी से ट्रांसफर, पी से प्रमोशन। किसमें सैलरी बढ़ती है, प्रमोशन में। किसमें नहीं बढ़ती, ट्रांसफर में। किसमें जॉब पोजीशन ऊपर चले जाती है, अथॉरिटी ज्यादा मिल जाती है, प्रमोशन में। किसमें सेम रहता है, ट्रांसफर में। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की, फायदा क्या है और घाटा क्या है। तो सबसे पहला फायदा क्या है, अब जरा आप अपना दिमाग लगाओ, हर बिजनेस स्टडीज का हर एक टॉपिक आप थोड़ा सोचोगे समझोगे तो बना पाओगे। नॉट अ डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये, बहुत इजीली। सबसे पहली बात क्या है, अगर आप कंपनी के अंदर से एम्प्लॉयज को हायर करते हो तो आपको क्लास फायदा क्या होगा, द मैनेजर आर अवेयर द टैलेंट एंड एबिलिटीज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। आपको अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के टैलेंट के बारे में, उसकी एबिलिटी के बारे में, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, उसके स्किल के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में प्रॉपर आइडिया है, पूरा आइडिया। क्या एक नए एम्प्लॉयज के लिए आपके पास उतना आइडिया होगा, नहीं। यानी कि इंटरनल का फायदा, एक्सटर्नल का घाटा, एक्सटर्नल का फायदा, इंटरनल का घाटा। आप ध्यान रखना इस बात को, बिल्कुल सेम होने वाला है। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आपको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के बारे में पता होगा और लेस एक्सपेंसिव होगा। सर एक्सपेंसिव कैसे नहीं होगा ये, क्योंकि आपको कोई ऐड नहीं डालना है, कंपनी के अंदर ही काम करता है, उसको उठा लिया आपने, हायर पोजीशन पे भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया उसका, या प्रमोशन कर दिया उसका। लेकिन आपको किसी बाहर जगह ऐड पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, टाइम भी बहुत कम लगेगा। समझ रहे बात को, इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को काफी मोटिवेट भी करेगा। क्यों, अब मान लो 4 दोस्त हैं, ABCD, इसी का प्रमोशन हो गया तो क्या लगेगा बाकी सबको, एबीसी को क्या, ABD को क्या लगेगा, यार अगर मैं भी मेहनत करूंगा अच्छे से तो मेरा भी प्रमोशन होगा। क्यों, इसका प्रमोशन हो गया तो मैं भी अच्छे से काम करता हूं। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है मोटिवेट होंगे, और ऊपर से इनके ट्रेनिंग में पैसा खर्च कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्लास वो नए एम्प्लॉयज नहीं है, वो आप ही के एम्प्लॉयज हैं, समझते हैं रूल रेगुलेशन को, समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सबको जानते हैं, तो उनको घुलने मिलने में टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, और सारे रूल रेगुलेशन का पता होगा, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। समझ रहे हो बात को। तो ये सब फायदा है किसका, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। आप अपनी ओन लैंग्वेज के अंदर बना के 4 या 5 पॉइंट के अंदर आराम से अपने आप लिख सकते हो। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप हेडिंग बनाओ, विदाउट हेडिंग भी पॉइंट लिख सकते हो, जरूर नहीं कि सारे पॉइंट्स को हेडिंग बना के लिखना है। अच्छा देखो, दूसरी बात क्या है, लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मतलब होता है एम्प्लॉयज जब छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आपके रूल रेगुलेशन के साथ फैमिलियर है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएगा। और थ्रू ट्रांसफर से आप अगर किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, मान लो इस डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज कम है, तो यहाँ से आप एम्प्लॉयज को दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। इससे आप ह्यूमन रिसोर्सेज का पूरे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हो, ना किसी को एक्स्ट्रा पैसे देना, ना किसी को ओवर बर्डन रखना। समझ रहे हो बात को। तो ये सब फायदा है किसका, जो आप कंपनी के अंदर से एम्प्लॉयज को लेते हो। बट हर किसी का फायदा और घाटा भी होता है, तो इसका डीमेरिट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इंटरनल सोर्स का। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि बाहर से आपके पास ना फ्रेश टैलेंट आएगा। तो आप एक चीज नोटिस करना, इंटरनल का जो डीमेरिट है वही चीज एक्सटर्नल का मेरिट होने वाला है। तो यानी कि कोई फ्रेश टैलेंट जो है वो आपका बाहर से नहीं आएगा। पहली बात ये घाटा है कि आपको कोई नया आइडिया, फ्रेश टैलेंट, जो आजकल के, जो अब सोचो जिसने बीटेक या सीए सन 2001 में 2 में की होगी, वो एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है। और बाहर से लोगे जिसने 2017 में, 18 में, 19 में काम किया है, सीए बना है, वो उसको लोगे आप, उस इंजीनियर को लोगे। तो जाहिर सी बात है जो नया वाला इंजीनियर होगा उसके पास कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज तो होगी। ये तो मानना पड़ेगा कि जो नया एम्प्लॉय होगा उसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होगा, आगे बढ़ने की इसके अंदर वो होगी
उम्मीद, और ऊपर से टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट नॉलेज होगा, लेटेस्ट चीजों के पता होगा उसको, समझ रहे बात को। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आइडिया आपको नहीं मिल पाएगा, लिमिटेड चॉइस है। कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉय होंगे आपके? 1000, 2000, 10,000, 15,000 एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर खींच के 1,00,000, 2,00,000 होंगे। लेकिन जब आप पूरे वर्ल्ड से एम्प्लॉय उठाते हो, आउटर द ऑर्गेनाइजेशन से उठाते हो, तो क्लास आपके पास बहुत पॉपुलेशन है, तो आप उनसे उठा सकते हो। तो यहाँ पे लिमिट नहीं है, आपकी कंपनी के अंदर से लिमिट होती है। नो सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, सीधी सी बात है यार, अगर आपकी कंपनी नई है तो नई में तो बाहर से लेना पड़ेगा ना, नई में तो आपके पास पुराने एम्प्लॉय है ही नहीं, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप ध्यान रखना कौन सी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल है, उसमें इंटरनल तो होता ही नहीं कुछ। और लेकिन एक घाटा ये भी है कि अगर आप तुरंत एम्प्लॉयज का ट्रांसफर कर दोगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है? आज वो यहाँ काम कर रहा है, कल को उसे और भेज दिया, तो वहां वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से यहाँ काम कर पा रहा था। प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम करेगा, फिर किसी और जगह भेज दिया, प्रोडक्शन उसका और कम हो जाएगा। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज के अंदर। अगर लड़ाई झगड़ा कब होगा क्लास? लड़ाई झगड़ा तब होगा जब आपने एक को ट्रांसफर, एक का प्रमोशन तो कर दिया, समझ रहे हो बात को, एबीसी में से सी का, और एबीडी और सी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, भाई इसको क्यों किया, ऑर्गेनाइजेशन में माहौल खराब हो जाएगा, मैं भी अच्छा काम करता हूं, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, इसका क्यों हुआ, सीधी सी बात है, लड़ाई होने लगी, दोस्ती यारी खत्म, सब लड़ाई चालू हो जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो सकता है इस सिचुएशन में। तो आप ध्यान रखना, रट्टा मारना नहीं है। अगर रट्टा मारने वाला होता तो मैं बोलता कि आप रट्टा मार लो, लेकिन दोस्त ये रट्टा मारने वाला नहीं है, आपको इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देकर समझो, क्योंकि अगर आप समझोगे ना एग्जामिनेशन तक आराम से याद रखोगे, बना बना के लिख लोगे, इसमें कोई रटने वाला पॉइंट है ही नहीं एक्चुअली। ओके चलो सेकंड, अगर हम कंपनी के बाहर से एम्प्लॉयज लेते हैं, अब सेकंड वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाले से, क्योंकि फर्स्ट वाले के दो ही मेथड है, दो ही वे है कंपनी के अंदर से लेने का, या तो ट्रांसफर या तो प्रमोशन। बोलो मेरे साथ साथ, या तो ट्रांसफर या तो प्रमोशन, टीपी, ट्रांसफर प्रमोशन। लेकिन बाहर से अगर आप एम्प्लॉयज लेते हो तो देयर आर मोर वेज, बहुत ज्यादा वेज है, और जितने वेज मैंने लिखवाए इवन उससे भी ज्यादा वेज हो सकते हैं, समझ रहे हो बात को। तो अब सबसे पहला मेथड क्या है, इसके अंदर आप कंपनी के बाहर से ले रहे हो तो फायदा घाटा की तो हम बात करेंगे ही करेंगे। अब बात करते हैं मेथड की। अगर आप कंपनी के बाहर से एम्प्लॉयज को लेते हो तो सबसे पहला मेथड जो आपके पास अवेलेबल है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कभी कभी आपने किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए हो या फिर किसी छोटे मोटे मार्केट में गए हो, ठीक है, अपने यहाँ के फूड कोर्ट में, तो वहां पे ना कई बार पर्ची चिपकी होती है, डायरेक्ट भर्ती, सीधी भर्ती। अब उसमें क्या होता है इस सिचुएशन में, जो बेसिकली अनस्किल लोग होते हैं या जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं 10वीं पास 12वीं पास, तो ये लोग बहुत ज्यादा स्किल्स पर्सन नहीं होते, पर लेकिन इनको अनस्किल भी नहीं कहेंगे कि अनस्किल पर्सन है, जो एवरेज मीडियम स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए बेसिकली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। वहां पे क्या करते हैं वो लोग, पर्ची नोटिस चिपका देते हैं अपने फैक्ट्री गेट के पास, ठीक है, और बाहर भी नोटिस चिपका देते हैं कि भैया इस जॉब के लिए वैकेंट पोजीशन खाली है, तो आप जिनको चाहिए वो आके सीधा इंटरव्यू देकर यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, सीधी भर्ती। तो this method is most suitable for unskilled job position. This method organization pastes notice at the gate of their office. अपने ऑफिस जो है उसके गेट पे नोटिस चिपका देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है या फिर किसी और पर्सन की जरूरत है, छोटा मोटा कोई इंजीनियर हो उसकी जरूरत है, ठीक है, कोई टेक्नीशियन है उसकी जरूरत है, तो वो लोग चिपका देते हैं पर्ची, और जिनको जॉब चाहिए वो बाहर से जॉब ले लेता है। इसीलिए तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो आपको ना इनको डिटेल में एक बार अपनी बुक से भी पढ़ लेना। यहाँ मैंने इजी लैंग्वेज में आप दिया हुआ है, एक बार अपनी बुक से पढ़ोगे तो फायदा ये होगा आपको कि इनसे केस स्टडीज बन सकती है कि ये कौन सा वे है, कौन सा मेथड है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। तो प्लीज डिटेल में पढ़ना जरूरी है। अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है जिनका बोर्ड का एग्जामिनेशन है, और जिनका बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है, जो 12th के नए बच्चे हैं, उन सबके पास तो काफी टाइम है। तो प्लीज डिटेल में किताब जरूर पढ़ना। यकीन मानो बिजनेस स्टडीज सिर्फ आपको एग्जामिनेशन में स्कोर नहीं कराएगा, आपका रियल टैलेंट डेवलप करेगा, ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू में जाते हो, आप कंपनी के इंटरव्यू में जाते हो, खुद का बिजनेस है, किसी दोस्त का पेरेंट रिलेटिव का बिजनेस है, वहां पे आप सपोर्ट कर पाओगे। अल्टीमेटली आपको बिजनेस ही पढ़ना है, आपको आगे जाके भी, या तो किसी और के बिजनेस के बारे में या अपने के बारे में करना, वही है आपको कॉमर्स के बच्चों को। अच्छा सेकंड क्या है, कैजुअल कॉलर। अब होता क्या है, मैंने आपसे कहा कि 5000 एम्प्लॉइज ने अप्लाई किया है, पोस्ट कितनी है, पोस्ट सिर्फ 10 है। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिसमें से जो अच्छे होंगे पर हमारे पास पोस्ट कम है, जिसकी वजह से हम उनको नहीं ले पा रहे। तो हम उनकी एप्लीकेशन फाइल को, उनके एप्लीकेशन को एक फाइल के अंदर इकट्ठा करके रख लेंगे, ताकि इन फ्यूचर जब हमें कोई और जॉब की जरूरत हो, सीट खाली हो, तो हम एप्लीकेशन ना मंगवा के उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सके, उनको बुला सके। अब जरूरी नहीं कि वो लोग खाली बैठे हों तब तक आपके लिए, पर अगर आप उनको अच्छा पैकेज दोगे, अच्छा ऑफर दोगे, तो मे बी वो वहां से छोड़कर आपके पास आ सकते हैं। तो कैजुअल कॉलर के अंदर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वो एप्लीकेंट्स फाइल को जो सिलेक्ट नहीं हो पाए लास्ट ईयर, उनको लेके अपने पास रखे रहते हैं, और इन फ्यूचर जब भी उनको जरूरत पड़ती है, जॉब खाली होती है, तो उनके लिए वो एप्लीकेशन के लिए उनको कॉल करते हैं, उनको बुला लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैजुअल कॉलर्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एडवर्टाइजिंग।
अब आप सबको पता है क्लास एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या होता है कि किसी भी तरीके से ऐड डाला जाता है न्यूज़पेपर में या जर्नल में, प्रोफेशनल जर्नल। क्लास देखो न्यूज़पेपर आप सब जानते हो, लोकल न्यूज़पेपर में ऐड आ जाता है, पीछे क्लास ऐड होता है। अगर आप कुछ लास्ट के पेजेस देखो तो उनमें ऐड आपको मिल जाएगा जॉब के लिए, तो आप वहां पे देख के जो जॉब है आपके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो प्रोफेशनल जर्नल होते हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, या आप में से सबसे अच्छा एग्जांपल जिन जिन बच्चों ने सीए का फॉर्म भरा है, मैं सिर्फ उनसे कमेंट लेना चाहता हूं, जरा मुझे बताओ बच्चों, अगर आपने सीए का फॉर्म भरा है तो उसमें एक जर्नल का भी ऑप्शन आया होगा। प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, जर्नल का ऑप्शन आया होगा। कहता है कि 600 रुपए 1000 रुपए दो तो आपके घर पे जर्नल आएगा। जर्नल का मतलब क्या है, क्योंकि आप सीए हो तो आपको सीए के बारे में पता होना चाहिए, सीए के बारे में इंडस्ट्री में क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ पता होना चाहिए। तो उसकी सारी डिटेल एक पेपर में या एक मैगजीन टाइप का होता है, उसमें डिटेल लिखी आती है ताकि आपको पता चल सके कि सीए के बारे में, और कोई न्यूज नहीं होगी उसके अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बिजनेस फॉर्म, इनके बारे में, कंपनी, मार्केट, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो उसी में छोटा सा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं ये लोग एडवर्टीजमेंट का कि जॉब खाली है। तो ये जॉब किसके लिए होगा, कोई बीटेक इंजीनियर वालों का तो होगा नहीं, ये किसके लिए होगा, ये सीए वाले बच्चों के लिए होगा या कोई अकाउंटेंट के बच्चों के लिए होगा, उनके लिए, क्योंकि वही बच्चे इसको देख रहे हैं ना, समझ रहे हो बात को। तो जो बच्चा जो सा चीज देखता है उसमें उसकी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं जॉब की, ताकि वो लोग देख सकें, समझ रहे हो बात को। तो ये आपका हो गया एडवर्टाइजिंग। और नेक्स्ट है क्लास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होते हैं क्लास, ये कुछ ऐसे ऑफिसेस बने होते हैं सरकारी, ध्यान रखना सरकारी, जहां पे आप समझना क्या होता है। ये हो गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे हो गया जॉब सीकर जो जॉब को ढूंढता है, और ये हो गया कंपनी जो जॉब देती है। तो ये सारे जॉब सीकर अपनी डिटेल इनको दे देते हैं, और कंपनी को जो जरूरत होती है एम्प्लॉय, कंपनी डिटेल इनको दे देती है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक मिडिल मैन हो गया जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर के बीच, जो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेकर यहाँ ट्रांसफर करते हैं, और फिर ये लोग क्लास जब जॉब इनको लग जाती है तो एम्प्लॉयज जाके कंपनी में काम करना चालू कर देते हैं। यानी कि जो जॉब सीकर है, जिनको जॉब चाहिए, वो लोग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास, अपना डिटेल दे देते हैं सारी की सारी, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उन डिटेल्स को कंपनी में भेज के जिसको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो एम्प्लॉयज को भेज देता है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द ऑफिस रन बाय द गवर्नमेंट the detail about job seekers such as the name, उनका नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पूरा बायोडाटा ले लेते हैं उनका। और बाद में क्लास ऑर्गेनाइजेशन जब अप्रोच करते हैं इन एजेंसीज को, तो एजेंसीज अपने कैंडिडेट्स को, यानी कि जो एम्प्लॉय, जो लोग हैं जॉब सीकर, उनको वहां पे भेज देते हैं। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, 3 इडियट्स नाम की मूवी आई थी जो वेल पॉपुलर रही इंडिया के अंदर। तो उसमें आपने देखा होगा कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, जहां पे आपके कॉलेज के अंदर ही कंपनी आती है और आपको फाइनल ईयर में ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के चली जाती है कि आपका जैसे ही फाइनल कंप्लीट होगा, आप पास करोगे, आप आके हमारी कंपनी में काम करो। सोचो अभी आप की नौकरी लग गई लेकिन आपकी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई, इसको बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट। लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में नहीं होता, बहुत सारे कॉलेज में नहीं होता, कुछ अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज होते हैं जिनमें ही होता है। तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो हर कोई ये चेक जरूर करता है कि क्या इसमें कैंपस प्लेसमेंट होता है। तो कई बार कॉलेज वाले क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं, हाँ हमारे एम्प्लॉयज इन्फोसिस में लगे, विप्रो में लगे, HCL में लगे, या अदानी अंबानी की कंपनी में, या गूगल, टाटा, इन कंपनीज में लगे। पर आपको चेक जरूर कर लेना है क्या सच में। और सबको प्लेसमेंट नहीं मिलता है, सारे बच्चों को, कुछ ही बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है जिनका इंटरव्यू सक्सेस होता है, जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं। 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, वहां पे वो इंटरव्यू देता है एक्टर जो है, इंटरव्यू देने के बाद उसका सिलेक्शन होता है। तो आप डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा है, ठीक है। मार्क्स तो डिपेंड करते हैं कॉलेज के, बट आपका बाकी एजुकेशन, एकेडमिक्स और आपका इंटरव्यू, ये सब भी मैटर करता है। तो इसमें होता क्या है कि जो क्रिएटिंग अ क्लोज लाइजन यानी कनेक्शन विद द एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद टेक्निकल, प्रोफेशनल और क्वालिफिकेशन, जिनके पास टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन है, उनको वो लोग वहीं से हायर कर लेते हैं। हियर कंपनीज, जो कंपनीज होती हैं, विजिट करती हैं टेक्निकल, मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस टू रिक्रूट द स्टूडेंट डायरेक्टली फॉर जॉब पोजीशन। द रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज कैंपस रिक्रूटमेंट। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो बच्चों को उठा लिया जाता है काम के लिए, जॉब के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। ओके। प्लेसमेंट एजेंसीज, देखो प्लेसमेंट एजेंसीज सेम टू सेम वैसा ही है जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था, बस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था गवर्नमेंट, लेकिन ये क्या है, प्राइवेट। तो आप ना बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज, ऑफिसेस बने होते हैं, आपके आसपास भी होंगे। आप वहां जाके अपना रिज्यूमे सेंड करोगे, अपना डेटा दोगे, अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को बताओगे, तो वो आपसे थोड़ा सा कुछ चार्ज करेंगे, पैसे अपने सर्विस के लिए थोड़ा पैसा चार्ज करेंगे, लेकिन आपकी जॉब वो लगवा देंगे। तो देयर आर सेवरल private management firm that act as a middleman between job seekers and job provider. These firms maintain data of all the job seekers. सारे job seeker के डेटा कलेक्ट करते हैं और उनकी डिटेल लेने के बाद कंपनी को भेजते हैं, जहां पे जरूरत होती है वहां पे वो आपकी जॉब लगवा देते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा पैसा भी वो चार्ज करते हैं, मे बी पहली सैलरी का कुछ 1% वो चार्ज करते हैं। नेक्स्ट,
रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज, लेकिन आपने देखा होगा इन सारे केसेस में हम एम्प्लॉयज को बाहर से भर्ती कर रहे हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फायदा क्या होगा, घाटा क्या होगा, ये भी हम पढ़ेंगे। और फायदा घाटा जब आप याद कर लोगे ना तो दोनों को एक साथ ही याद हो जाएगा। तो आपका टारगेट ये है कि कल शाम को 5 बजे मेरी वीडियो आने से पहले किसी भी कीमत में आपको यहां तक परफेक्ट होना चाहिए। मैं डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए डेली डाल रहा हूं, लेकिन वो डेली एक वीडियो आप फिनिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स फिनिश कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जो नहीं कर रहे यार, अभी भी टाइम है। वीक स्टूडेंट जितने भी हैं क्लास, थोड़ा सा मोटिवेट हो, आप कमजोर हो लेकिन अब आपके पास मौका है कुछ करके दिखाने का, तो प्लीज लापरवाही मत करो। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें मिल रही हैं, मैं काम कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, और आप लोग भी थोड़ा सा अपने लिए काम करो, समझ रहे हो बात को, ताकि हम दोनों का फायदा हो सके। आपका नंबर आना ही मेरे लिए सक्सेस है रियली, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, अच्छा देखो, अब हम बाहर से एम्प्लॉय कलेक्ट करेंगे, हायर करेंगे, सॉरी। तो हम लोग करते क्या है, अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं अपने कंपनी के अंदर, जो एम्प्लॉयज, हम उनसे पूछते हैं यार तेरा कोई दोस्त, तेरा कोई रिश्तेदार या कोई कुछ भी हो, फैमिली मेंबर है, कोई भी है, तो क्या उसको ये नॉलेज है, वो काम कर सकता है कोई आके, यानी उसके पास कोई एमबीए वाला बंदा है, तेरे पास कोई सीए है, तो हम उनको पूछते कोई बीटेक इंजीनियर है, ठीक है, या कोई एडवोकेट है, लॉयर है, कंसल्टेंट है, कुछ भी, तो वो हमें कहता है हाँ मेरे दोस्त है एक, वो कर सकता है काम आके, तो उससे हम रिकमेंडेशन लेते हैं। यानी कि बहुत सारे फर्म जो है एम्प्लॉयज को भर्ती करते हैं, किसकी मदद से, अपने जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज की मदद से। हमारे पास कोई एम्प्लॉयज है और हमने उससे बोल दिया भाई किसी एम्प्लॉयज को ढूंढ ले तेरे जानकार का हो, तो सबसे सस्ता पड़ता है, ये कोई खर्चा आता ही नहीं, सीधे वो आएगा बाहर से, उसका इंटरव्यू लेंगे, सिलेक्ट हो गया तो उसको सिलेक्शन कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, इसमें एक फायदा जरूर होता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को लगेगा कि यार मेरा मालिक मुझे भरोसा करता है, समझ रहे हो बात को, ट्रस्ट जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का वो बढ़ जाता है और इससे मोटिवेट होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज और काम अच्छे से करता है। अगला है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। आपने सबने सुना होगा, ठेकेदार एक ऐसा पर्सन होता है जो गांव में लोगों को साथ जुड़ा रहता है, लोगों से कनेक्ट रहता है, और जब इन फ्यूचर कोई जॉब की जरूरत पड़ती है किसी कंपनी में, तो अपने गांव से बंदों को उठा के लेके आता है, लेबर को लेके आता है और उनसे काम कराता है। वो कंपनी से पैसे लेता है और थोड़ा अपना पैसा काट के वो बाकी सब लोगों को दे देता है। मान लो 200 एम्प्लॉयज वो कलेक्ट करता है, तो 200 एम्प्लॉयज को तनख्वाह वो देगा। मान लो तनख्वाह 8,000 मिल रहा है कंपनी से, तो वो 500,000 रख के बाकी सबको तनख्वाह दे देगा, और सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा जो बचेगा वो उसकी रियल इनकम होती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर की, यानी कि ठेकेदार की। तो ध्यान रखना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भी एक तरीके से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। वो गांव के लोगों से कनेक्ट रहता है, वो लेबर की सप्लाई करता है। अलग अलग लेबर से कॉन्टैक्ट नहीं करती कंपनी, सीधे ठेकेदार से कॉन्टैक्ट करेगी, और ठेकेदार जो होगा वो उसको जॉब जो है दिलाएगा अपने गांव के लोगों को, और उसके बदले उनको पैसे देगा। ठेकेदार बीच में मिडलमैन की तरह काम करता है और बहुत हेल्पफुल भी रहता है। नेक्स्ट है, चेक करो, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी आजकल के जमाने में टीवी में भी एडवर्टाइजिंग होती है। अगर कोई कंपनी में जॉब पोजीशन खाली है तो एम्प्लॉयज की जो जैसे जॉब चाहिए कंपनी को, मतलब कि कंपनी को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताने हैं, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज बताने हैं, तो कंपनी टीवी में भी, HCL का भी आता है टीवी के अंदर, अगर कभी देखा होगा आपने, तो ये लोग टीवी में ऐड डालते हैं, और टीवी में ऐड डालने के बाद आप देखकर आप वहां पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। और लास्ट पॉइंट है इसका, वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग मतलब था इंटरनेट पे। तो आपने इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी देखी होंगी जहां पे जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती है, जहां पे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो naukri.com, monster.com, गूगल फॉर जॉब्स, या अलग अलग क्लास वर्क प्लेसेस बने हुए हैं जहां पे ऑनलाइन आप जाकर अपना जो रेज्यूमे है वो आप अपलोड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, और उसके बाद कंपनी आपकी जो रेज्यूमे है वो जो naukri.com है वो आपका रेज्यूमे यानी कि आपका एप्लीकेशन, CV, बायोडाटा वो भेज देगी कंपनी को, और कंपनी को अच्छा लगा तो आपके लिए कॉल अरेंज करके आपका इंटरव्यू लेके आपकी नौकरी लगवा देते हैं। तो यानी बहुत अच्छा तरीका है। इन फ्यूचर कभी भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप वेब पब्लिशिंग का यूज जरूर करोगे, वेदर इट इज naukri.com, monster.com और समवेयर एल्स, ठीक है। चलो, ये तो हो गया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटर। तो हमने आज देखो क्या पढ़ा, दिमाग में सेट करो, रिक्रूटमेंट की मीनिंग, दो टाइप, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल के 2 पॉइंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, इंटरनल के मेरिट, इंटरनल के डिमेरिट। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के हमने पढ़े मेथड्स, मीनिंग, अब हम पढ़ेंगे उसका मेरिट और डिमेरिट। तो अगर आपको इंटरनल याद हो गया, आधा आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी की बात है। आधा आपको अच्छे से ऐसी समझ आ जाएगा कि अगर हम बाहर से एम्प्लॉयज लेते हैं तो फायदा क्या होगा। सोचो, पहला पॉइंट क्या लिखा है, नया आइडिया मिलेगा, फ्रेश टैलेंट मिलेगा। बाहर से जो एम्प्लॉयज आएगा उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी होगी, और चॉइस क्या होगा, वाइडर। तो जो इंटरनल में डीमेरिट था वही एक्सटर्नल में क्या है, मेरिट है। तो इंटरनल खराब क्यों, क्योंकि उसके अलावा एक्सटर्नल हमारे पास ऑप्शन में है। तो अगर आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हो तो मैनेजमेंट को एक क्वालिफाइड और ट्रेन पर्सन जो है
वहां पे मिल सकता है, नया क्वालिफिकेशन है उसके पास, नया नया ट्रेनिंग है, इसको मिल सकता है। बाकी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वाले एम्प्लॉयज को भी भर्ती कर सकते हैं। और फायदा क्या है इसका, जब आउटसाइडर हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं तो एक कंपटीशन की स्पिरिट बन जाती है हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से। मान लो 4 लोग काम कर रहे हैं ABCD, उसके बाद ई भी आ गया, तो ABCD को लगेगा भाई ई बाहर से आया है तो हमको और अच्छे से काम करना है, कहीं ऐसा ना हो कि ई की परफॉर्मेंस मालिक के नजरों में अच्छी चली जाए, तो वो और ज्यादा अच्छे से मेहनत करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ घाटा भी है एक्सटर्नल का। सबसे बड़ी बात क्या है, महंगा लगता है। समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि देखो एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं टाइम दूंगा इसमें, लगभग आपको 20 मिनट तक का टाइम दूंगा समझाने के लिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या है, कि मैं जो भी प्रोसेस लिखवाता हूं वो साथ में याद भी करवा देता हूं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो कल की आएगी उसमें याद भी करना है और लिखना है। आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरा का पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा। मैं आपको याद करा दूंगा, आप बिना देखे लिखोगे। देखना कैसे होगा, कल की क्लास में वो बात करेंगे। बट अभी आपको पता है इसमें काफी पैसा खर्च होता है, बाहर से एम्प्लॉयज के लिए ऐड देना पड़ता है, चाहे न्यूज़पेपर पे हो, चाहे टीवी पे हो, रेडियो पे हो। ऐड देने में काफी खर्चा आता है और काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। प्रोसेस बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा प्रोसेस है, तो काफी टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है बाहर से लेने में। और दूसरी बात क्या है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। यार आपकी कंपनी में एक जॉब पोजीशन खाली थी, आपने अपने कंपनी के लोगों को नहीं दिया, बाहर के लोगों को दे दिया, तो यार एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को लगेगा कि यार हमें क्या कमी थी, हमें प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया, हमें क्या कमी थी जो बाहर से किसी एम्प्लॉय को ले लिया। तो उनका मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा। और नया एम्प्लॉय कई बार क्या होता है कि एडजस्ट नहीं हो पाता नई कंपनी में, अपने रूल रेगुलेशन में, नए रूल रेगुलेशन, नए माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाता। कई बार खुद की प्रॉब्लम से, कई बार ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम से वो एडजस्ट नहीं हो पाता। इसकी वजह से कंपनी में एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं। इसकी वजह से टर्नओवर जो एम्प्लॉयज का वो बढ़ जाता है। टर्नओवर मतलब जब एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, एम्प्लॉयज टर्नओवर बोलते हैं उसको। तो अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाया तो वो छोड़ के चला जाएगा। और लास्ट इसका एक डिमेरिट और है कि आपको काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा ट्रेनिंग में और उसके ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन मतलब कई बार कंपनी प्रोग्राम करती है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जहां पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मिलवाया जाता है, नए एम्प्लॉयज को मिलवाया जाता है अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से। तो उसमें और ट्रेनिंग में काफी खर्चा कई बार कंपनी करती है। ओके, तो हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं टॉपिक अपना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज लाइक जरूर करके आना। आपका लाइक, आपका शेयर, यही मेरे लिए जो है मोटिवेशन है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। अगर आप क्लास 12th में हो तो वेरी हेल्पफुल चैनल है आप लोगों के लिए। अकाउंट्स को BST पूरा का पूरा एंड तक चलता है हर चीज के साथ। आप मेरी पास्ट वीडियो और स्टूडेंट्स के कमेंट्स से चेक कर सकते हो चैनल कितना हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कई सारे बच्चों ने अभी भी बेल आइकन नहीं दबाया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे। एग्जाम आने वाला है तो टाइम पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी सारी।